डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर गिरीश बंजारा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस लेक्चर में एमए फाइनल ईयर हिंदी पेपर नंबर 5 साहित्य और सिद्धांत और समालोचना के अंतर्गत ब्लॉक नंबर 4 मैथ्यू आर्नल्ड कला और नैतिकता की बात करेंगे। इस लेक्चर में इस इकाई की रूपरेखा पर हम प्रकाश डालेंगे। तो इस इकाई के अंदर हम उसके उद्देश्य, उसकी प्रस्तावना, मैथ्यू आर्नल्ड का व्यक्तित्व और कृतित्व, काव्य के संबंध में मैथ्यू आर्नल्ड की धारणा, मैथ्यू आर्नल्ड की आलोचना दृष्टि का मूल्यांकन, इन सब चीज़ की हम इस लेक्चर में बात करेंगे। महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हुए हमें सबसे पहले मैथ्यू आर्नल्ड का व्यक्तित्व और कृतित्व देखेंगे। साथ में काव्य के संबंध में मैथ्यू आर्नल्ड की धारणा क्या है, वो काव्य को क्या मानते हैं, उसकी हम बात करेंगे। साथ ही आलोचना दृष्टि का मूल्यांकन जो मैथ्यू आर्नल्ड का है, वो आलोचना पर उनकी दृष्टि कैसी है, इसकी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले इस इकाई के जो उद्देश्य है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो इस इकाई को पढ़ने के बाद हम क्या जानेंगे, तो वो है कि मैथ्यू आर्नल्ड के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त करेंगे इस लेक्चर के अंदर। मैथ्यू आर्नल्ड ने किस प्रकार संस्कृति और नैतिकता के सवाल का महत्व स्थापित किया है, वह भी जानेंगे। काव्य और आलोचना के संबंध के बारे में आर्नल्ड के जो विचार है उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही मैथ्यू आर्नल्ड की आलोचना दृष्टि का मूल्यांकन भी हम इस लेक्चर में करेंगे। प्रस्तावना, तो इस लेक्चर में हम जो प्राप्त करेंगे और इस लेक्चर के पहले हमने जो बातें की हैं, जिन आलोचकों की बातें की है, वो इस प्रस्तावना में हम देखेंगे। तो आधुनिक अंग्रेजी आलोचना मैथ्यू आर्नल्ड से आरंभ होती है। उन्होंने अपनी बौद्धिकता एवं गंभीर अध्ययन के बल पर पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय साहित्यालोचन के क्षेत्र में ऐसी स्थापनाएं की जिनका प्रभाव युगांतकारी हुआ। रोमांटिक कविता के व्यक्तिगत स्वर के बाद मैथ्यू आर्नल्ड ने कविता की सक्रिय सामाजिक भूमिका का आग्रह किया। साहित्य को जीवन की आलोचना मानने वाले मैथ्यू आर्नल्ड उसी साहित्य को प्राथमिकता देते हैं जो जीवन और समाज में से संबंध हो। इन दोनों से निरपेक्ष साहित्य सौंदर्य का उनकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं। उनके लिए कविता का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्य को स्थापित करना ही है। अर्थात मैथ्यू आर्नल्ड ऐसे काव्य की रचना करना चाहते थे, ऐसे कवियों को रचना करना चाहते थे, कवियों की बात करना चाहते थे अपने साहित्य के अंदर, जिन कवियों की रचना, जिनका काव्य ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करता हो और कोई बात ना करता हो। लेकिन इस आलोचना सिद्धांत में या जो समय था पाश्चात्य काव्य शास्त्र का, उसमें तो जो बातें हो रही थी उनसे पहले वह बिल्कुल अलग थी। प्लेटो जिस काव्य की बात करता था वो उसका ऐसे काव्य की बात करता था जो देश के हित की बात करता हो, जो लोगों के अंदर नैतिक बातों को जागृत करता हो। वो ऐसे साहित्य की कल्पना कभी नहीं करना चाहता था जो लोगों का मात्र मनोरंजन करता हो। तो ऐसे साहित्य की बात करता था अरस्तु। अरस्तु बोलता था कि जो प्लेटो का शिष्य था वो अपने गुरु का बिल्कुल विरोधी था। वह मानता था कि अनुकरण होना साहित्य में जरूरी है, लेकिन प्लेटो तो जो अनुकरण है वो तो उसको सत्य से 3 गुना दूर मानता था। तो उस समय ऐसे साहित्य की रचना हो रही थी। प्लेटो ने तो कहा था
कि जो साहित्य सिर्फ मनोरंजन कराता है, ऐसे साहित्य और ऐसे साहित्यकार को देश निकाला दे देना चाहिए। लेकिन उसका ही शिष्य अरस्तु ऐसा बोलता है कि काव्य के अंदर अनुकरण होना जरूरी है। अनुकरण करने से ही काव्य को नई दिशा और दशा मिलती है। बाद में उनके बाद के जो आलोचक हुए, जॉन ड्राइडन हुए, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज हुए, उन्होंने ये कहा, जॉनसन बोलते हैं कि काव्य कैसा होना चाहिए, काव्य सरल और सहज होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए। लेकिन बाद में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज आते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि काव्य उत्कृष्ट नहीं होना चाहिए, काव्य कैसा होना चाहिए, सरल और सहज होना चाहिए। जॉन ड्राइडन ऐसा मानते हैं कि काव्य के अंदर जो नायक है वो उदात्त होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए, उसकी भाषा उत्कृष्ट होनी चाहिए, सामान्य जन की भाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज आते हैं, वो नया ही वाद लेके आते हैं जो स्वच्छंदतावाद कहा जाता है। उसके पहले अभिजात्यवाद था। अभिजात्यवाद ऐसा मानता था कि जो कृति है वो सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, सामान्य नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्वच्छंदतावाद ने क्या किया, ऐसे काव्य की रचना की जो बिल्कुल सरल थी, सहज थी, जन लोगों की बात उसके अंदर की जाती थी। उससे पहले के साहित्य में उनके वास्तविकता की बात की जाती थी, मूल्यों को ध्यान में रखकर बातें की जाती थी। लेकिन स्वच्छंदतावाद में ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्वच्छंदतावाद में कवि अपनी मौलिक बातों को प्रस्तुत कर सकता था, उसकी जो भाषा थी वो उत्कृष्ट ना होकर जन जन की भाषा होती थी। तो और वर्ड्सवर्थ में भी यही किया। वर्ड्सवर्थ ने भाषा कैसी रखी, सरल रखी अपने काव्य में। दोनों ने लिरिकल बेरिस लिखकर उसमें यही बताया कि अगर काव्य को आगे बढ़ाना है तो भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। उसने हिंदी साहित्य की बात कही, हिंदी भाषा की भी बात कही कि जिस प्रकार हिंदी भाषा में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के कारण हिंदी भाषा निरंतर प्रगति करती रही, लेकिन वह प्रगति पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भाषा अंग्रेजी में देखने को नहीं मिली थी। तो उन्होंने ऐसा कहा, कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने, कि अगर हमारे साहित्य को, पाश्चात्य काव्यशास्त्र या हमारा पाश्चात्य साहित्य को अगर लोगों तक पहुंचाना है तो उसकी भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पढ़े लिखों की संख्या कम थी और जो गांव में लोग रहते थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। इसलिए वो ऐसा मानते हैं कि भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और सहज होनी चाहिए। तो अलग अलग समय के लोगों ने अलग अलग काव्य भाषा की बात अलग अलग रूप से की। लेकिन जो हमें इस लेक्चर में पढ़ना है, मैथ्यू आर्नल्ड, वो ऐसा बोलते हैं कि काव्य कैसा होना चाहिए। सब लोगों ने बताया कि, किसी ने बताया कि काव्य उच्च कोटि का होना चाहिए, किसी ने कहा काव्य की भाषा अच्छी होनी चाहिए, उच्च कोटि की होनी चाहिए, उसका नायक उच्च कोटि का होना चाहिए, उसके अंदर अलंकार छंद होने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, कुछ आलोचकों ने यह कहा कि भाषा सरल होनी चाहिए, उसके अंदर अलग अलग लोगों की खुद की बातें होनी चाहिए, आम जनता की लोगों की बातें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मैथ्यू आर्नल्ड है, मैथ्यू आर्नल्ड ये कहते हैं कि जो काव्य है उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए। जैसे कि कोलरिज कहते हैं कि काव्य का उद्देश्य आनंद प्राप्ति का होना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि काव्य का उद्देश्य देश की हित के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैथ्यू आर्नल्ड है वो बोलते हैं कि काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो काव्य का उद्देश्य सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करता हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि जो साहित्य देश की सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य की स्थापना करता हो, ऐसा साहित्य होना चाहिए। तो अब हम मैथ्यू आर्नल्ड का व्यक्तित्व और कृतित्व की बात करेंगे। अभी तक हमने इस इकाई की प्रस्तावनाओं की बात की। अब हम मैथ्यू आर्नल्ड का जो व्यक्तित्व है और उनकी कृतित्व, उनके जीवन और उनकी रचना कृति पर हम बात करेंगे। तो मैथ्यू आर्नल्ड का जन्म 14 दिसंबर 1822 में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 अप्रैल 1888 में हुई थी। एक अंग्रेजी कवि और सांस्कृतिक आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड थे, जिन्होंने स्कूलों के निरीक्षक के रूप में काम किया।
वो थॉमस आर्नल्ड के पुत्र थे, जो रग्बी स्कूल के प्रसिद्ध प्रधानाचार्य थे। और टॉम आर्नल्ड साहित्यकार, प्रोफेसर, और विलियम डेलाक्रिफ्ट आर्नल्ड उपन्यासकार और औपनिवेशिक प्रशासक दोनों के भाई थे। मैथ्यू आर्नल्ड को एक ऋषि लेखक के रूप में चित्रित किया गया है, एक प्रकार का लेखक जो समकालीन सामाजिक मुद्दों पर पाठकों को सजा देता है और निर्देश देता है। वह 35 वर्षों तक स्कूल के निरीक्षक भी रहे और उन्होंने राज्य विनिमय माध्यमिक शिक्षा की अवधारणा का समर्थन भी किया है। अब हम मैथ्यू आर्नल्ड का जो रचना काल है, जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी चयनित पुस्तकें हैं, उनकी बात हम करेंगे। तो ओबरमैन के लेखक की स्मृति में छंद लिखा 1849 में, द स्टेड लेवेंटर एंड द अदर पोएम्स 1849 में लिखी, एम्पेडोक्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स 1852 में लिखा, सोहराब और रुस्तम 1853 में लिखा उन्होंने, द स्कॉलर जिप्सी 1853 में, ग्रांडे चार्टरेस 1855 में, वर्ड्सवर्थ के लिए स्मारक छंद रग्बी चप्पल 1867 में और थायरिस 1865 में उन्होंने लिखी। तो इनकी ये प्रमुख रचनाएं थी। गद्य में उन्होंने आलोचना में निबंध 1865-1888 में, संस्कृति और अराजकता 1869 में, दोस्ती की माला 1871 में, साहित्य और हम धर्मिता 1873 में, भगवान और बाइबल 1875 में लिखी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। काव्य के संबंध में मैथ्यू आर्नल्ड की धारणा। काव्य के संबंध में मैथ्यू आर्नल्ड क्या मानते थे, उनके विचार क्या थे, उनकी धारणाएं क्या थी, ये हम इन पर देखते हैं। तो एक साहित्यिक आलोचना के रूप में आर्नल्ड का काम 1853 की कविताओं की प्रस्तावना के साथ शुरू हुआ था। उन्होंने कविताओं की प्रस्तावना नामक जो लेख है उस पर उनके साथ उन्होंने काम शुरू किया। इस पर उन्होंने नाटकीय कविता एम्पेडोक्स ऑन एटना को छोड़कर आत्म सेंसरशिप के अपने चरम कार्य को समझाने का प्रयास किया। कविता में विषय के महत्व पर जोर देने के साथ व्यवस्था की स्पष्टता, विकास की कठोरता, शैली की सरलता पर यूनानियों से सीखा और खोए थे। और वर्ड्सवर्थ की मजबूत छाप में उनके लगभग सभी आवश्यक तत्वों को देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत जॉन वॉटसन के 21 वर्षीय आर्नल्ड द्वारा लिखी गई प्रस्तावना का वर्णन किया। जब हम उनके बाद के गद्य के लालित्यों और बारे में सोचते हैं तो अजीब तरह से कठोर और शालीन होते हैं। 1855 में ऑक्सफोर्ड में कविता के प्राध्यापक पद पर उनकी नियुक्ति के साथ आर्नल्ड के लेखन में आलोचना का पहला स्थान शुरू हुआ, जिसे उन्होंने 5 वर्षों के लगातार 2 कार्यशाला तक धारणा किया। 1861 में होमर के अनुवाद पर उनके व्याख्यान प्रकाशित हुए, जिसके बाद 1862 में अनुवाद होमर पर अंतिम शब्द प्रकाशित हुए। विशेष रूप से विशेषता उनके दोष और उनके गुण दोनों के एक ओर आर्नल्ड की अंग्रेजी हेडमास्टर की अशब्द वकालत और भव्य शैली में एक प्रकार की साहित्यिक निरपेक्षता का निर्माण और दूसरी ओर उनकी गहरी भावनाएं थी। इंग्लैंड में एक उदासीन और बुद्धिमानी आलोचना की आवश्यकता थी। हालांकि आर्नल्ड की कविता की उनके जीवन काल के दौरान केवल मिश्रित समीक्षाएं और ध्यान मिला, साहित्यिक समालोचना में उनका प्रयास अधिक सफल रहा है। आर्नल्ड उस समय के कई आलोचना के लिए सामान्य ऐतिहासिकवादी दृष्टिकोण और व्यक्तित्व निबंध के बीच साहित्यिक समालोचना की एक प्रसिद्ध की पेश करने के लिए प्रसिद्धि है। वह अक्सर जल्दी और आसानी से साहित्यिक विषयों से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चले गए। आलोचना में उनके निबंध 1865 से 1888 आज तक आलोचकों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव बना हुआ है और उस संग्रह के लिए उनको प्रारंभिक निबंध वर्तमान समय से
आलोचना का कार्य आलोचक की भूमिका पर लिखा गए सबसे प्रभावशाली निबंध में से एक है। साहित्य की पहचान करना और उसे ऊंचा करना, यह कहते हुए भी रचनात्मक की तुलना में आलोचनात्मक शक्ति नम्र और स्तरवी है। खुद की तुलना फ्रांसीसी उदारवादी निबंधकार अर्नेस्ट रेनेन से करते हुए, जिन्होंने फ्रांस में नैतिकता को विकसित करने की मांग की, अर्नाल्ड ने अपनी भूमिका को इंग्लैंड में बुद्धि को विकसित करने के रूपों में देखा। द स्टडी ऑफ पोइट्री विषय पर अपने सबसे प्रसिद्ध निबंधों में से एक अर्नाल्ड ने लिखा है कि कविता के बिना हमारा विज्ञान अधूरा दिखाई देगा और अब धर्म और दर्शन के लिए जो कुछ भी हमारे साथ गुजरता है वह कविता द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा। उन्होंने माना कि एक कविता के मूल्य का नया न्याय करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मापदंड उच्च समय और उच्च गंभीरता थे। इस मानक के अनुसार चार्ल्स की कैडबरी टेल्स अर्नाल्ड की स्वीकृति के योग्य नहीं थी। इसके अलावा अर्नाल्ड ने सोचा था कि शेक्सपियर और मिल्टन जैसे उच्च सत्य और उच्च गंभीरता दोनों के लिए सिद्ध किए गए कार्यों को कविता के अन्य कार्यों की योग्यता निर्धारित करने के लिए तुलना के आधार पर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने साहित्यिक आलोचना के प्रति उदासीन रहने की मांग की थी। एक कवि तथा आलोचक के रूप में मैथ्यू आर्नल्ड क्या सोचते हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले मैथ्यू आर्नल्ड ने यही कहा था कि काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सामाजिक, नैतिक और देश की उन्नति, यही काव्य का उद्देश्य होना चाहिए। तो एक कवि और आलोचक के रूप में मैथ्यू आर्नल्ड के क्या विचार है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैथ्यू आर्नल्ड का अंग्रेजी में प्रवेश एक कवि के रूप में हुआ था। उनका प्रवेश किस तरीके से हुआ था? एक कवि के रूप में हुआ था, लेकिन आगे चलकर उनका आलोचक के रूप में मुखरित हुआ। जब वो आए अंग्रेजी के अंदर तो एक कवि के रूप में आए थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपनी शक्ति देखते हुए वो एक आलोचक के रूप में विकसित हुए। उन्होंने कहा है कि काव्य और उससे जुड़े सभी प्रश्न मानव जीवन से संबंध है। मतलब काव्य में जो संबंध है वो किसके संबंध है कि वो जो प्रश्न है, काव्य के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न किसके आते हैं? तो मानव से संबंधित ही प्रश्न काव्य के अंदर देखने को मिलते हैं। मानव जीवन से परे हटकर न तो काव्य का अस्तित्व है और न ही उसकी आलोचना का। मैथ्यू आर्नल्ड बहुत बड़ी बात करते हैं कि काव्य के अंदर क्या है? तो काव्य के अंदर मानव के प्रश्न है, मानव के भावों के प्रश्न है, मानव के भाव है। अगर ये मानव के भाव काव्य के अंदर नहीं है तो काव्य ना तो काव्य गिना जाएगा और ना उसकी आलोचना की जा सकती है। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार आर्नल्ड के विचार काफ़ी उपयोगी थे, क्योंकि उस समय धर्म और ज्ञान का संघर्ष अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका था। जो समय आर्नल्ड कार्य कर रहे थे, जो आलोचना कर रहे थे, जो लेखन कार्य कर रहे थे, उस समय जो समय था वो कौन सा था? धार्मिक समय था। लोग धर्म में अधिक मानने जाते थे, धर्म काम में अधिक अपना समय देते थे। तो उस समय धर्म और ज्ञान का संघर्ष चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में मैथ्यू आर्नल्ड ने अपने विचार रख रहे थे। तो विज्ञान की चकाचौंध के कारण संस्कृति, नैतिक मूल्य और धर्म आदि की अवहेलना हो रही थी। जो समय चल रहा था उस समय विज्ञान के ऊपर लोग ज़्यादा बात कर रहे थे। तो उस विज्ञान के बारे में विज्ञान सत्य को मानता है। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि काव्य कैसा होता है कि विज्ञान सत्य की बातें करता है और काव्य क्या करता है? आनंद की बात करता है। तो यहाँ जब मैथ्यू आर्नल्ड लिख रहे हैं तो मैथ्यू आर्नल्ड का समय जो था वह धर्म, विज्ञान की बातें कर रहा था। तो ऐसे में काव्य की बात करना वह बहुत ही महत्वपूर्ण था और उस काव्य की आलोचना करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। अतः इस पतनोन्मुख समाज का उद्धार करना आर्नल्ड की रचना, विशेषतः आलोचना का एकमात्र उद्देश्य था। जो आर्नल्ड थे उनकी विशेषता क्या थी? तो उनकी विशेषता यही थी कि इस पतनोन्मुख समाज का उद्धार करना, जो जिस समाज का पतन हो रहा है उस पतन
को ना करते हुए उस समाज का उद्धार करना आर्नल्ड की रचना विशेषतः आलोचना का एकमात्र उद्देश्य था। उन्होंने काव्य को जीवन से जोड़कर एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का विकास किया है। वे चाहते थे कि काव्य जीवन को प्रभावित करे। काव्य क्या करे? जीवन को प्रभावित करे। उनका विचार था कि जीवन की गहराइयों से निकलना काव्य न केवल समाज को प्रभावित करेगा बल्कि उसे दिशा भी देगा। आर्नल्ड ने काव्य के स्वरूप, काव्य के प्रयोजन, विषय, काव्य और नैतिकता आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। काव्य ने आर्नल्ड ये कहते थे कि काव्य ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को गहराई से बाहर निकाले, जो उसके अंदर दुष्परिणाम है, जो उसके अंदर दुष्ट बातें हैं, जो खराब बातें हैं, उन सबसे बाहर निकले और उसे एक नई दिशा दे। इसलिए आर्नल्ड ने काव्य के स्वरूप, काव्य के प्रयोजन, उसके विषय, काव्य और नैतिकता आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। अब मैथ्यू आर्नल्ड क्या कहते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड खुद एक आलोचक थे, तो आलोचक होने के नाते वो आलोचक के अंदर कैसे गुण होने चाहिए उसकी बात करते हैं। तो मैथ्यू आर्नल्ड का आलोचना सिद्धांत अच्छे आलोचकों में निम्नलिखित 3 गुण अनिवार्य मानते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड है वो अच्छे आलोचकों के अंदर महत्वपूर्ण 3 गुण मानते हैं कि ये 3 गुण तो उन आलोचकों में होने ही चाहिए, तो ही अच्छी आलोचना हो सकती है। तो कौन से आलोचना गुण होने चाहिए? तो आलोचक को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और वस्तुओं के यथार्थ रूप को देखना चाहिए। वो कहते हैं कि लेखक को क्या करना चाहिए? तो लेखक को पहले काव्य को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए और वस्तुओं के यथार्थ रूप को देखना चाहिए, उसकी सच्चाई को देखना चाहिए। दूसरा, एक आलोचक ने जो कुछ लिखा है वह उसे दूसरों तक पहुंचाए ताकि संसार में उत्तम भावनाओं की धारा प्रभावित हो और संसार में परिवर्तन आए। आलोचक का यह काम धर्म प्रचारक जैसे प्रभावपूर्ण और कर्मठता युक्त होना चाहिए। मतलब दूसरी बात ये बोलते हैं कि आलोचक को क्या होना चाहिए? जो उसने सीखा है वो दूसरे को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे को नहीं सिखाएगा तो उसका ज्ञान उसी के तक ही सीमित रह जाएगा। अगर सभी लोग ये सोचकर बैठ जाए कि जो मुझे आता है वो सिर्फ मुझे ही आना चाहिए, दूसरे को नहीं आना चाहिए, तो यह क्या होगा कि वह शक्ति का उपयोग नहीं होगा। अगर हम सब यही सोचते, जिसने बिजली की शोध की, अगर वो सोचता कि इसका आविष्कार मुझे आना चाहिए, किसी और को नहीं आना चाहिए, तो आज हम लाइट के अंदर बैठे नहीं होते, हम बिजली का उपयोग करते नहीं होते। तो मैथ्यू आर्नल्ड यही कहते हैं कि आलोचक के अंदर ये गुण भी होना चाहिए कि जो वो सीखा है वो दूसरे को सिखाए और उसका प्रचार इस तरीके से करे जैसे वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, तभी वो अच्छी बात कही जाएगी। तीसरा, एक आलोचक की रचनात्मक शक्ति की क्रियाशीलता के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि उसका आलोचना समाज के लिए मंगलकारी हो सके। मतलब आलोचक को क्या करना चाहिए कि उसे एक नया वातावरण खड़ा करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उस समय जो दूसरे आलोचक हैं वो उसके अंदर आके अपनी शक्ति का उपयोग कर सके। तो इस प्रकार मैथ्यू आर्नल्ड ने आलोचक के अंदर ये 3 गुण होने ही चाहिए, तो ही वह अच्छा आलोचक हो सकता है। संक्षेप में वे यह कहना चाहते हैं कि आलोचक का काम है कि रचनात्मक प्रतिभा के लिए उचित उपजाऊ भूमि तैयार करना। मतलब कि जो आलोचक है रचनात्मक प्रतिभा के लिए एक नई भूमि तैयार करना है जिस पर साहित्यकार सृजनात्मक साहित्य की फसल पैदा कर सके। इस सबका लक्ष्य समाज को पूर्णता की ओर ले जाना और संस्कृति का विकास करना था। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि आर्नल्ड स्वयं आलोचना के प्रचारक अधिक थे और आलोचक कम थे। मतलब उस समय के जो पाश्चात्य विद्वान थे वो खुद आर्नल्ड की समीक्षा करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो मैथ्यू आर्नल्ड है वो आलोचना के प्रचारक थे, ना कि आलोचक। तो उन्होंने क्या किया? आलोचना का प्रचार अधिक किया, आलोचना का काम कम किया। विशेषकर सेंट व्यव ने स्वीकार किया
कि आलोचना में जिज्ञासा भाव प्रधान होना चाहिए, साथ ही आलोचना को वस्तु और स्थिति दिखनी चाहिए। लेकिन आलन ने ऐसा नहीं किया। आलन ने आलोचना के साथ निष्पक्ष होने पर भी बल दिया। लेकिन आलन का यह मत नहीं था कि आलोचना पूर्वग्रह मुक्त और तटस्थ होकर रचना का मूल्यांकन करे। आलन ने निष्पक्ष शब्द को अपने विचारों के अनुसार अर्थ प्रदान किया। निष्पक्ष से उसका मतलब यह था कि आलोचना उन बातों से मुक्त हो जो बौद्धिक और नैतिकतापूर्ण बातों में बाधक हो। आलोचक का फैसला असभ्य तथा अभिजात्य दोनों के पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। कारण यह है कि गंभीर विचार और ज्ञान इन दोनों की पहुँच से बाहर है। पुनः आलोचक को जनसाधारण की महत्ता से मुक्त होना चाहिए। उसे संतुष्ट मध्यम वर्ग के झूठे विचारों से भी बचना चाहिए। कारण यह है कि इस वर्ग के लोग रूढ़िवादी और धर्मांध होते हैं। ये लोग व्यापार धन संग्रह और भोग विलास में लीन रहते हैं। अतः निष्पक्ष रहने का मतलब है असत्य और अर्धसत्य से दूर रहना, उन सभी बातों से दूर रहना जो नगरों के यांत्रिक जीवन से जुड़ी होती है और आध्यात्मिक मूल्यों की अवहेलना करती है। संक्षेप में वही आलोचना निष्पक्ष है जो सांस्कृतिक संपूर्णता की ओर प्रगतिशील है, प्रयत्नशील है और जीवन की रुचि तथा सामान्य रुचियों की ओर ध्यान नहीं देती है। हमने इस लेक्चर में मैथ्यू आर्नल्ड और उनके आलोचना संबंधी सिद्धांतों की बात की। अब हम दूसरे लेक्चर में अन्य आलोचक को लेकर आएंगे। नमस्कार। स्वाध्यायः परः।